Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास जानेंगे. ओके अच्छा, अब यहाँ पे एक मैप है, इस मैप को हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. सो द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विथ रेड डॉट्स. अच्छा, अब अशोका की जहाँ जहाँ पर इंस्क्रिप्शंस फाइंड आउट हुई हैं उनको इस मैप में रेड कलर के डॉट से मार्क कर दिया गया है. दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर. सो ये सारी जो भी जगह हैं ये एम्पायर के अंदर ही इंक्लूडेड हैं. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे नीचे आते पहले एक तो मैं आपको ये याद दिलाऊं कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में जो मैं बता रही हूँ कि अशोका का इंस्क्रिप्शन पढ़ा था वो कहाँ था. दैट वाज इन महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे जितने भी रेड कलर से डॉट्स दिख रही हैं तो ये सारे के सारे वो प्लेसेस हैं जहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, फाउंड आउट हुए हैं. ठीक है, मेरठ और ये उज्जैन, गिरनर, सोपारास, बहुत सारे यहाँ पे जगह हैं. आप इनको सब एक बार देख सकते हो और अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर लो. अब हम लोगों ने यहाँ पर 3 जगह पढ़ी थी. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाटलिपुत्र द कैपिटल, यहाँ पे पढ़ा था तक्षशिला और हम लोगों ने एक और पढ़ा था उज्जैन. ये तीनों जगह हम लोगों ने अब भी ऊपर पढ़ा किसके बारे में क्या था. ठीक है, तो पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल, तक्षशिला एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट की तरफ के लिए, तक्षशिला वॉज अ गेटवे. और उज्जैन क्या था, उज्जैन एक पार्ट था नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया का. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इंडिया का एक पार्ट था उज्जैन. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा, तो ये तीनों को मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज और इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड. ठीक है. नेक्स्ट, अब हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि जो एम्पायर्स होते हैं वो किंगडम से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्या डिफरेंस होता है एम्पायर्स और किंगडम्स में. तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. अब जैसे मैंने आपको बताया जब जो किंग्स होते थे वो बहुत बड़े राजा बन जाते थे तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता था एम्परर्स. राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स, एम्परर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती थी किंग्स के बदले. बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स, क्योंकि एम्पायर्स जो होते थे वो किंगडम से बहुत बड़े होते थे. ठीक है, दे आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. और एम्पायर्स जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी बड़ी आर्मीज की भी ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है, अब अगर एम्पायर बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ज़्यादा आर्मी, ज़्यादा लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होंगे. और एम्पायर बड़ा है, अगर वहाँ पे एम्परर है तो एम्परर को ऑब्वियस सी बात है फिर से कि रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे उस किंग्स के बजाय. ठीक है, सो ऑल्सो दे नीडेड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्सेस. अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि टैक्सेस का सिस्टम चालू हो गया था. लोग टैक्सेस, जो किंग्स वगैरह थे वो लोगों से टैक्सेस वगैरह लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. राइट, तो अब टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए उन्हें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी चाहिए थे. ठीक है, उनको ज़्यादा ऑफिशियल्स भी चाहिए थे जो कि लोगों से टैक्सेस कलेक्ट कर सके. ठीक है, तो अब जब एम्पायर बहुत बड़ा एरिया, एम्पायर बहुत बड़ा होता है रेदर दैन द किंगडम, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली, और ज़्यादा लोग होंगे तो ऑफिशियल्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे जो कि टैक्सेस को कलेक्ट कर पाए. ठीक है, रूलिंग द एम्पायर. एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली. अब जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था. मैंने आपको क्या बताया, जो जो रेड रेड प्लेस, जहाँ पे रेड रेड हम लोगों ने डॉट्स देखे तो वो सारे की सारी प्लेसेस एम्पायर के अंदर ही लाया करती थी. राइट, सो एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली. जैसे कि एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था तो जो डिफरेंट पार्ट्स होते थे उनको अलग अलग मतलब लोग रूल करते थे. ठीक है, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. अब जो एरिया, जो पाटलिपुत्र के आसपास का एरिया था वो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में था. ठीक है, दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम farmers, herders, craftspersons and traders who lived in villages and towns in the area.
इसका मतलब कि जो ऑफिशियल्स वगैरह थे उनको अपॉइंट किया जाता था टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। किससे टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो लोग? फार्मर्स से, हर्डर्स से। फार्मर्स मतलब किसान, हर्डर्स मतलब कि जो एनिमल्स वगैरह को चराते हैं या उनका क्या मतलब ध्यान वगैरह रखते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन जो क्राफ्ट का सामान बनाते हैं। ट्रेडर्स जो कि सामान की ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारे लोग जो भी विलेजेस और टाउन्स में रहते थे, तो इन सारे लोगों से टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबे द रूलर्स ऑर्डर्स। अब ऑफिशियल्स उन लोगों को पनिश भी करते थे, उन लोगों को सजा भी देते थे जो लोग रूलर्स के ऑर्डर को नहीं मानते थे, जो कि रूलर्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे, रूलर्स के ऑर्डर्स को नहीं मानते थे, तो उन लोग को ऑफिशियल्स पनिश भी करते थे। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। इसमें से बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे उनको सैलरीज दी जाती थी। मैसेंजर्स वर टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स जो थे वो क्या करते थे? टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, राइट। तो ऑफिशियल्स को भी फिर देखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो उसके लिए एम्परर्स क्या करते थे? उसके लिए एम्परर्स या तो मैसेंजर्स लगा देते थे इधर उधर, या फिर स्पाइस मतलब कि जो लोग पीछा करते हैं और जो लोग नजर रखते हैं उन पे। तो ऑफिशियल्स पर नजर रखने के लिए स्पाइस को लगाया गया था और मैसेंजर्स को लगाया गया था जो कि उनके आसपास ही रहते थे परमानेंट, कि वो क्या कर रहे हैं, किससे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और कितना के एम्परर को दे रहे हैं, उसमें से वो क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मैसेंजर्स को रखा गया था और स्पाइस, ठीक है, इन दोनों लोगों को वहाँ पर रखा गया था। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। और उन सबको देखने के लिए एम्परर ही उन सबको सुपरवाइज करते थे। एम्परर उन सब चीज़ों को देखते थे, उन सब का ध्यान रखते थे कि कौन क्या कर रहा है, कोई इधर उधर कोई काम मतलब जैसे कोई टैक्स लिया तो टैक्स ढंग से एम्पायर तक पहुंच रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को एम्परर खुद सुपरवाइज करते थे। किसकी हेल्प से? उनके रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनकी मदद से, और जो सीनियर मिनिस्टर्स होते थे उन सब की मदद से एम्परर इन सब चीज़ों को सुपरवाइज करते रहते थे। There were areas or provinces. Each of these were ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। अब वहाँ पे बहुत सारे एरियाज थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एरियाज थे उनको अब प्रोविंशियल कैपिटल, दे वर रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल, मतलब कि जो कैपिटल होते थे वहाँ से ये सारी जितने भी एरियाज होते थे उनको रूल किया जाता था, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। तो इस तरीके के तक्षशिला, उज्जैन, इस तरह के कैपिटल से इन सबको रूल किया जाता था। Although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. अब वहाँ पे क्या था कि कुछ अमाउंट का जो कंट्रोल था वो वहाँ पे पाटलिपुत्रा से भी कंट्रोल था। तो वहाँ पाटलिपुत्रा जो कैपिटल था वहाँ से भी कंट्रोल किया जाता था, और जो प्रिंस वगैरह होते थे, रॉयल राजा प्रिंस वगैरह जो होते थे उनको गवर्नर्स वगैरह सेंड करे जाते थे, गवर्नर्स वगैरह बना के सेंड किया जाता था, और जो भी रूल्स वगैरह होते थे उनको भी फॉलो करना था। तो रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। अब इन सेंटर्स के बीच में बहुत लंबा एरिया, जैसे कि अभी सेंटर्स तक्षशिला और उज्जैन डिस्कस के, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्रा, तो इनके बीच में बहुत डिस्टेंस था। So here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जो मौर्यास होते थे वो ट्राई करते थे रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता था रोड्स और रिवर्स, तो उनको कंट्रोल करने का ट्राई करते थे, जिससे कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे एज अ टैक्स वो उनको कलेक्ट कर सके। तो इसलिए वो रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करते थे, ठीक है। जैसे कि द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। अब जैसे कि अर्थशास्त्र हम लोगों ने अभी पढ़ी ऊपर के, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? दैट वाज रिटन बाय दैट वाज रिटन बाय चाणक्य, राइट। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चाणक्या's आइडियाज फॉर रिटन ऑन बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र।
तो चाणक्य की जो बुक लिखी गई थी उसमें यहाँ पे एक मेंशन था अर्थशास्त्र में कि जो नॉर्थ वेस्ट जो था वो इम्पोर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, वहाँ पे ब्लैंकेट्स अच्छे होते थे तो इसलिए इम्पोर्टेंट था नॉर्थ वेस्ट का एरिया। साउथ इंडिया जो था वो उस गोल्ड मतलब कि सोना और प्रीशियस स्टोन्स मतलब कि कीमती स्टोन्स और गोल्ड वगैरह के लिए मेन इम्पॉर्टेंट था। इज इट पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जो रिसोर्सेज थे वो एज अ ट्रिब्यूट कलेक्ट करते होंगे। अब ट्रिब्यूट क्या होता है? Tribute, unlike taxes which were collected on regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. जैसे कि taxes होते थे जो कि कलेक्ट करे जाते थे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड वेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल। अब जो ट्रिब्यूट होता था वो भी ऐसे कलेक्ट होता था और जब भी वो लोगों से पॉसिबल होता था जो भी वैरायटी ऑफ थिंग्स देते थे मोर और लेस विलिंगली। अब उनकी इच्छा हो देने की चाहे देने की इच्छा ना हो, बट उनको जब भी पॉसिबल होता था तब उनको ये वैरायटी ऑफ थिंग्स देनी पड़ती थी, ठीक है। दे वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, वहाँ पे फॉरेस्टेड रीजन्स भी होते थे। People living in these areas were more or less independent but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to modern officials. फॉरेस्ट के जो रीजन्स होते थे वहाँ पे जो लोग होते थे वो ज़्यादा या कम मतलब कुछ वहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग थे, बट ऐसा था कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भी कुछ प्रोवाइड करें मॉडर्न ऑफिशियल्स को। तो वो क्या प्रोवाइड करते थे? वो प्रोवाइड करते थे एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी और वैक्स। तो ये सारी चीज़ें वो लोग मॉडर्न ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते थे एंड दे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल। जो लोग फॉरेस्टेड रीजन्स में रहते थे तो वहाँ के लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड आउट करते थे मॉडर्न ऑफिशियल्स को, ठीक है। जो मॉडर्न ऑफिशियल्स होते थे उनको ये सारी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते थे, राइट। सो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में सबसे पहले अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर पढ़ा, फिर डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने समझा। देन हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, एम्पायर्स और किंगडम्स में क्या डिफरेंस होता है। देन रूलिंग द एम्पायर और फिर ट्रिब्यूट, ठीक है। आज हम लोगों ने इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे समझी, इन चीज़ों को यहाँ पे जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी होंगी और जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपने उसका नोट्स अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।